नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज हरियाणा में इलेक्शन कैंपेन का शोर थम गया, लेकिन कैंपेन के आखिरी दिन कांग्रेस को बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। दिल्ली में पकड़ी गई 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स के केस में जिस ड्रग्स सप्लायर को पुलिस ने पकड़ा है, उसका कनेक्शन कांग्रेस से जुड़ा हुआ निकला। पुलिस ने कल दिल्ली में 500 किलो से ज्यादा कोकेन बरामद की थी। जिस शख्स के कब्जे से इतनी भारी मात्रा में कोकेन पकड़ी गई, उसका नाम है तुषार गोयल। और तुषार गोयल को 2022 में राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। जो कोकेन तुषार गोयल की निशानदेही पर बरामद की गई, वो कोकेन पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और दूसरे कई राज्यों में सप्लाई किया जाना था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इतनी भारी मात्रा में इंटरनेशनल क्वालिटी का कोकेन तुषार गोयल ने किन देशों से मंगवाया, ड्रग्स किस रूट से दिल्ली तक पहुंचे, इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है। पुलिस सारी कड़ियां जोड़ने में लगी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन चूंकि तुषार गोयल का कनेक्शन कांग्रेस से जुड़ा हुआ मिला, बीजेपी को मौका मिला। बीजेपी ने इसको लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अब तो यह साफ लग रहा है कि कांग्रेस का हाथ ड्रग्स सप्लायर के साथ। सुधांशु त्रिवेदी ने तुषार गोयल की कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ पिक्चर्स जारी की। यह दावा किया कि तुषार गोयल के फोन से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का मोबाइल नंबर भी मिला है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ उसकी बहुत सारी तस्वीरें भी जारी की गई। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, अब कांग्रेस ये बताए ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसके बाद ड्रग्स के मुद्दे पर हरियाणा के कैंपेन में योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्व शर्मा से लेकर अनिल विज तक कई नेताओं ने कांग्रेस पर हमले किए। इसके जवाब में भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, राहुल गांधी ने ड्रग्स की प्रॉब्लम्स को लेकर क्या लेक्चर दिया, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह सुना देता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के नेताओं को यह बताना चाहिए कोकेन की काली कमाई में किसका कितना हिस्सा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल हरियाणा के इलेक्शन में होना था। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं, ये जो पैसा है क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5600 करोड़ रुपए, क्या ये पैसे की जानकारी कांग्रेस पार्टी को है? और क्या इससे पहले भी पैसे आ चुके हैं? क्या कांग्रेस ने ड्रग के किसी नेटवर्क के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं का क्या ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं है कि उन्हें आश्वासन दिया हो कि यदि उनकी सरकार आएगी तो जैसे पंजाब ड्रग्स की गिरफ्त में आया, वैसे ही हरियाणा को भी वो उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे? तो जवाब कांग्रेस पार्टी से चाहिए, हरियाणा कांग्रेस से चाहिए, और जवाब हुड्डा परिवार से चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने दीपेंद्र हुड्डा और केसी वेणुगोपाल के साथ तुषार गोयल की तस्वीरें दिखाई। यूथ कांग्रेस की तरफ से जारी वो चिट्ठी दिखाई जिसमें लिखा है कि तुषार गोयल को दिल्ली यूथ कांग्रेस की आरटीआई सेल के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई थी और उम्मीद की कि वो राहुल गांधी की लीडरशिप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इसके बाद कांग्रेस के नेता ये तो नहीं कह सकते थे कि दिल्ली में ड्रग्स रैकेट के सरगना तुषार गोयल के साथ कांग्रेस का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। यह मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि दिल्ली में पकड़ी गई 500 किलो से ज्यादा कोकेन अब तक बरामद हुई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप है। इसमें तुषार गोयल के अलावा हिमांशु, औरंगजेब और भरत जैन को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारों का कहना है कि भरत जैन तुषार गोयल से ड्रग्स की सप्लाई लेने मुंबई से दिल्ली आया था। हिमांशु ड्रग्स के धंधे में तुषार गोयल का पार्टनर है, जबकि औरंगजेब तुषार गोयल का ड्राइवर है।
उसका सबसे भरोसेमंद आदमी है। पुलिस को आशंका है कि 500 किलो से ज्यादा कोकेन कई बार में समंदर के रास्ते देश में लाई गई। पहले कोकेन को गाजियाबाद में कहीं छुपाया गया था, कल इसे दिल्ली लाया गया और पुलिस ने रेड करके 5,500 किलो कोकेन जब्त कर ली। पूछताछ में यह पता चला कि यह कोकेन पंजाब और हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र में भी सप्लाई की जानी थी। यह ड्रग्स कहां से स्मगल हुई, इन्हें लाने के लिए किस रूट का इस्तेमाल हुआ, कैरियर कौन था, यह रैकेट किन किन राज्यों तक फैला हुआ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इन सब सवालों के जवाब पुलिस खोज रही है। यह मामला पूरी तरह क्राइम का है, लेकिन तुषार गोयल का कनेक्शन कांग्रेस के साथ जुड़ने से यह मामला सियासी हो गया। सुधांशु त्रिवेदी ने जो इल्जाम लगाए, जो खुलासे किए, उसके बाद अगला हमला हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने किया। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस का नेता ड्रग्स सप्लायर निकला, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो खुलेआम नशे की खेती की वकालत करते हैं। नहीं, कोई आश्चर्य नहीं हो रहा उस बात से, क्योंकि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री हिमाचल में कह रहा है हम नशा उगाएंगे तो बेचेंगे भी, बेचेंगे तो उसमें चोरी भी करेंगे, चोरी करेंगे तो वो ड्रग मार्केट में जाएगा। तो उसको मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी का आशीर्वाद है, ये सब कुछ इनके आशीर्वाद से ही फल फूल रहा है। चूंकि हरियाणा में 2 दिन बाद वोटिंग होनी है, वोटिंग से 48 घंटे पहले अगर भूपेंद्र हुड्डा के सांसद बेटे की तस्वीर ड्रग्स केस में पकड़े गए आरोपी के साथ सामने आती है, इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। इसलिए कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं में बेचैनी है। उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली, कोई कुछ नहीं बोला। कैंपेन खत्म होने के बाद भूपेंद्र हुड्डा जब मीडिया के सामने आए तो उनसे तुषार गोयल के साथ दीपेंद्र की फोटो पर सवाल पूछे गए। जवाब में भूपेंद्र ने इतना कहा कि फोटो होने से क्या होता है, नेताओं के साथ फोटो तो कोई भी खिंचवा लेता है, नेता सबका बैकग्राउंड थोड़े चेक करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आरोपी की फोटो तो बीजेपी के नेता अनिल जैन के साथ भी है, इस पर बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी ने एक पोस्टर दिखाया है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो है सर, 500 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई है दिल्ली के अंदर। सर आपने फोटो अनिल जैन के साथ भी है, अनिल जैन के साथ भी फोटो से क्या मतलब? सर आपने तू कैसा पत्रकार है, क्या फोटो से क्या? भूपेंद्र हुड्डा की यह बात बिल्कुल सही है कि तस्वीर तो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, किसी भी नेता के साथ पब्लिक डोमेन में किसी की भी तस्वीर हो सकती है, ये कोई सबूत नहीं है। लेकिन तुषार गोयल यूथ कांग्रेस की आरटीआई सेल का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका है, इसलिए इस मामले में यूथ कांग्रेस का भी बयान आया। यूथ कांग्रेस ने कहा, ड्रग्स रिकवरी के केस में बीजेपी जानबूझकर कांग्रेस की छवि बिगाड़ने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है। जिस व्यक्ति की तस्वीर दिखाकर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, उसे 2022 में ही कांग्रेस से निकाला जा चुका है। लेकिन हरियाणा में इलेक्शन है, इसलिए कांग्रेस की इमेज खराब करने के लिए बीजेपी झूठ फैला रही है। इसके बाद कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस ने तो तुषार गोयल को पहले ही पार्टी से निकाल दिया था। मुझे भी खबर मिली कि जो लड़का पकड़ा गया वो किसी जमाने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है, उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम कहीं बलात्कार इसके लोग करते हैं, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करती है। इनके कितने लोग देशद्रोही गतिविधियों में पाए गए हैं, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करती है। तो इस पार्टी के पास तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हरियाणा के इलेक्शन में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ड्रग्स के इस केस में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस का बचाव किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में जो ड्रग्स पकड़ी गई हैं उस मामले में अभी जांच शुरू हुई है, लेकिन जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता कूद पड़े हैं उससे लगता है कि मामला सियासी है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन होती, कुछ सबूत रखे जाते,
और एक तय तरीके से इन्वेस्टिगेशन फेयर चल रही होती तो लोग इस बात को भी मान लेते। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कूदना और इसको राजनीतिक रंग देना, इससे ही साफ है कि भाई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्यों, तो तुम क्या उसके फूफा हो? ये जो सुधांशु त्रिवेदी हैं, ये क्या उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के फूफा हैं? ये मंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं देश के, या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके जो है एजेंसियां काम कर रही हैं? ये जो राजनीतिकरण किया जा रहा है हर इन्वेस्टिगेशन का, हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हरियाणा के इलेक्शन कैंपेन में भी ड्रग्स का यही मुद्दा जोर शोर से उठा। योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन के आखिरी दिन हरियाणा में 3 पब्लिक मीटिंग्स की और हर रैली में योगी ने नशे के कारोबार की बात की, ड्रग्स का मुद्दा उठाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, नशे के जो कारोबारी हैं वो आज के जमाने में चंड और मुंड हैं, महिषासुर हैं, और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ऐसे लोगों के खात्मे के लिए बहुत जरूरी है। ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, ये संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। यानी जो उपदेश 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम हरियाणा लिखा। यानी हरियाणा, बार बार आना उपदेश देने के लिए। जब जब अत्याचार होंगे, जब जब ये माफिया फलेंगे फूलेंगे, इनको फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार आना। ये डबल इंजन की सरकार हरि के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी आज हरियाणा में थे। सोनीपत की रैली में हिमंता ने भी ड्रग्स का इशू उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा तो दूध दही खाने वालों का प्रदेश है, पहलवानों का प्रदेश है, लेकिन हरियाणा में भी ड्रग्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये चिंता की बात है। हिमंता ने कहा कि वो लोगों से अपील करने आए हैं कि जिस व्यक्ति का, जिस पार्टी का ड्रग्स से दूर दूर का भी कोई नाता है, उसे सपोर्ट न करें। हर दिन हीरोइन, गंजा, ये तमाम जब नशीला चीज है, उनको हम हमेशा पकड़ता हूं। जब हम लोग इंटरोगेशन करता हूं कि ये सामान तुम लोग कहां लेके जा रहा है, ये लोग बोलते हैं हमको पंजाब ले जाना है, हरियाणा लेके जाना है। इसीलिए नशालु जो पदार्थ है, इसका एक बहुत बड़ा बाजार पंजाब और हरियाणा में खुल चुका है। ये लोग कौन है, कैसा है, ये आप लोग जानते हैं। जो भी व्यक्ति को दूर दूर से भी ये सब चीजों का साथ संबंध है, उनको हमें कभी राजनीति में आने के लिए इजाजत नहीं देना चाहिए। ये आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा। हरियाणा की रैली में आज ड्रग्स का जिक्र राहुल गांधी ने भी किया। राहुल ने दिल्ली में बरामद ड्रग्स की कोई बात नहीं की। तुषार गोयल के कांग्रेस कनेक्शन पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा, जब तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, यहां ड्रग्स का कारोबार नहीं फैला, लेकिन बीजेपी के राज में हरियाणा में ड्रग्स की खपत बढ़ गई है। राहुल गांधी ने ड्रग्स के इशू को भी अडानी से जोड़ दिया। कहा, अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता, कोई चर्चा नहीं होती। नरेंद्र मोदी उस पर कुछ नहीं बोलते। पूरा हरियाणा जानता है कि हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है। हमारी यहां सरकार थी और मैं पूछता था, हरियाणा के नेताओं से पूछता था, मुझे एक बात समझाइए, पंजाब में ड्रग्स आ गया मगर हरियाणा में क्यों नहीं आया? और ये कहते थे हरियाणा में ड्रग्स नहीं आ सकता है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज हरियाणा में ड्रग्स फैलते जा रहे हैं। बेरोजगारी, नशा, ये बीजेपी की देन।
और जब हजारों किलो हेरोइन जो आपके बच्चों को दिया जाएगा वो अदानी के मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है तो नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई नहीं करते। अदानी हरियाणा के बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहा है, इस प्रदेश का भविष्य नष्ट कर रहा है। हजारों किलो उसके पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, लंबे लंबे भाषण करते हैं, देशभक्ति के भाषण करते हैं, मगर जब उनके मित्र के पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई जेल नहीं जाता, भाषण में नहीं बोलते कि हां मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया है, मैं कार्रवाई कर रहा हूं, मैं जेल में डाल रहा हूं। यह सच्चाई है। दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स का पकड़ा जाना एक सीरियस इशू है। इसके सप्लायर का कांग्रेस से कनेक्शन मिलना और भी गंभीर बात है। कांग्रेस के नेताओं ने माना कि ड्रग सप्लायर तुषार गोयल 2 साल पहले तक कांग्रेस में था, पर ड्रग्स का यह मामला वाकई में बहुत बड़ा है। जाहिर है न्यू ईयर के मौके पर होने वाली पार्टियों के लिए सप्लाई मंगाई गई होगी, पर इस मामले में राहुल गांधी के रिएक्शन ने सबसे ज्यादा हैरान किया। राहुल गांधी ने ड्रग्स का इशू उठाया, ड्रग्स के मुद्दे को अडानी से जोड़ा, यह भी कहा कि अडानी के पोर्ट से देश में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करते, यह भी आरोप लगाया, लेकिन दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिलने का जिक्र तक नहीं किया। अपने करीबी केसी वेणुगोपाल की ड्रग्स के सप्लायर के साथ तस्वीरों का जवाब भी नहीं दिया। तुषार गोयल के 2 साल पहले तक कांग्रेस कनेक्शन पर भी कोई सफाई नहीं दी। ये बातें शक पैदा करती हैं। राहुल गांधी या तो ड्रग्स का जिक्र ही ना करते, और अगर किया था तो कांग्रेस पर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब देते। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेता तुषार गोयल से ही पूछ लेते कि वो किस रास्ते से 500 किलो ड्रग्स दिल्ली तक लाया। कांग्रेस सिर्फ यह कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकती कि तुषार गोयल को तो 2 साल पहले ही पार्टी से निकाल दिया था। हरियाणा में वोटिंग से 2 दिन पहले तुषार गोयल का पकड़ा जाना, दीपेंद्र हुड्डा के साथ उसकी तस्वीरें और मोबाइल में दीपेंद्र हुड्डा का नंबर मिलना कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस की यह सफाई किसी काम की नहीं है कि बीजेपी ने हरियाणा चुनाव को प्रभावित करने के लिए मामला उठाया। अगर कांग्रेस को बीजेपी के किसी नेता का ऐसा कनेक्शन मिल जाता तो वो भी इतने ही जोर शोर से मामला उठाती। अगर कांग्रेस को बीजेपी के नेताओं की ऐसी तस्वीरें मिल जाती तो वो भी उन्हें हवा में लहराती। आजकल तो छोटी छोटी बातें चुनाव में बड़ा इशू बन जाती हैं, लेकिन 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स की सप्लाई, 500 किलो कोकेन बहुत बड़ा इशू है। इसे सिर्फ हरियाणा इलेक्शन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इस मामले की गूंज कई दिन तक सुनाई देगी। हालांकि आज हरियाणा के कैंपेन में आखिरी दिन सारी पॉलिटिकल पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संभाली। योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई रैलियां और रोड शो किए। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी और संजय सिंह ने छोटी छोटी कई सभाएं की। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी की भी 2 रैलियां हुई। आज महेंद्रगढ़ और नूह की रैली में राहुल गांधी एक बार फिर संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे, मोहब्बत की दुकान की बात की, फिर महिलाओं के अकाउंट में खटाखट पैसा ट्रांसफर करने की बात भी कही। राहुल ने कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, नफरत का बाजार खोलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है और इसमें बीजेपी का उड़ना तय है। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है, नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। हम मोहब्बत फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम इसकी रक्षा करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, अंबेडकर जी की संविधान की रक्षा करते हैं, वो इसे खत्म करते हैं। और आपकी शक्ति से मुझे शक्ति मिलती है। जो आप मोहब्बत देश में फैलाते हो, उसी कारण मैं मोहब्बत फैला पाता हूं, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूं। अब कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है, हरियाणा में तूफान आ रहा है, और इसके बाद गरीबों की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी,
नफरत की नहीं, मोहब्बत की सरकार बनेगी और कोने कोने में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। आज आप 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते हो, हरियाणा की सरकार बनेगी 500 रुपए का गैस सिलेंडर होगा, 700 रुपए खटाखट जेब के अंदर। राहुल को आज हर मुद्दे पर तुरंत जवाब मिला। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलवल और सोनीपत में रैलियों में कहा, कांग्रेस से बड़ा झूठा और कोई नहीं है। हिमाचल में राहुल गांधी ने महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए खटाखट ट्रांसफर करने का वादा किया था। वहां महिलाएं अभी भी पैसे का इंतजार कर रही हैं और अब हरियाणा में राहुल गांधी हर महीने 2000 रुपए ट्रांसफर करने की बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। हिमंता ने कहा, राहुल के खटाखट के चक्कर में फंसने के बजाय उन्हें फटाफट विदा करने की जरूरत है और हरियाणा के लोग यही करेंगे। ये जो राहुल गांधी है, ये जो कांग्रेस है, ये झूठ बोलने में सदागर है। झूठ बोलने में उनका साथ कोई नहीं कुछ कर सकते हैं। ये खटाखट बाबा ने क्या बोला था कि हमारा सरकार आने से हम हिमाचल प्रदेश में मां का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया डालूंगे। आज आप हरियाणा से हिमाचल बहुत दूर नहीं है। अब हिमाचल को कोई भी मां को पूछिए क्या 1500 रुपया मिला है, सब बोलेगा नहीं मिला है। अभी फिर हरियाणा में आके झूठ बोल रहा है कि हमारा सरकार आने से हम मां का बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों में कहा, कांग्रेस खर्ची और पर्ची पर चलती है, झूठे वादे और लोगों को गुमराह करने में नंबर 1 है। योगी ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, संविधान को खत्म करने का डर दिखा रहे हैं, आरक्षण खत्म होने का झूठ फैला रहे हैं, लेकिन अब जनता उनकी असलियत जान चुकी है। योगी ने कहा कि खटाखट पैसा ट्रांसफर करने का लालच देने वालों को हरियाणा के लोगों ने सफा चट करने का मन बना लिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने उस समय कुछ कहा था देश की जनता से कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा, सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के जबरदस्त कैंपेनर हैं। वो विरोधियों पर वहां चोट करते हैं जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने बार बार आरक्षण का इशू उठाया। इसकी 2 वजह हैं। अमेरिका में राहुल ने कह दिया था कि समय आने पर कांग्रेस आरक्षण को खत्म कर देगी। दूसरा, पूरा हरियाणा जानता है कि कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को साइडलाइन किया, उन्हें न तो विधानसभा का चुनाव लड़ने दिया और न ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनने दिया। शैलजा हरियाणा के दलित समाज में काफी प्रभाव रखती हैं।
ये दोनों बातें कांग्रेस को परेशान कर रही हैं। इसीलिए आज शैलजा को सोनिया गांधी से मिलवाया गया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पब्लिक मीटिंग में बार बार आरक्षण पर सफाई दी थी। उन्होंने बार बार कहा था कि कांग्रेस का आरक्षण को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि हरियाणा में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की पोजीशन मजबूत है, पर कांग्रेस को डर है कहीं आखिरी मिनट पर दलित वोट न खिसक जाए। इसीलिए दलित वोटों पर पकड़ बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। उसका एक एग्जाम्पल आज ही राहुल गांधी की रैली में दिखाई दिया, जहां ऐसा लगा कि राहुल ने बेमन से अशोक तंवर को कांग्रेस में शामिल किया। अशोक तंवर एक जमाने में राहुल गांधी के फेवरेट थे। वो सिरसा से एमपी थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और इसी वजह से राहुल उनसे काफी नाराज थे। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली में अशोक तंवर ने आज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर को कुमारी शैलजा ने हराया था। अब भूपेंद्र हुड्डा अशोक तंवर को वापस कांग्रेस में ले आए। महेंद्रगढ़ की रैली में जैसे ही राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, उसी वक्त अशोक तंवर के कांग्रेस में आने का ऐलान किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अशोक तंवर को राहुल गांधी से मिलवाया, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे ज्यादा बात नहीं की। मजे की बात है कि कांग्रेस में शामिल होने के कुछ घंटे पहले तक अशोक तंवर सफीदों में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब योगी सफीदों में रैली करने पहुंचे, उस वक्त अशोक तंवर राहुल गांधी की रैली में पहुंच गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा अशोक तंवर को वही पार्टी में लाए हैं। अशोक तंवर के आने से कांग्रेस को फायदा होगा। अशोक तंवर साहब शामिल हो गए, सबका स्वागत है। अशोक तंवर ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। वो एनएसवाई और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2009 में वो कांग्रेस के टिकट पर सिरसा से सांसद बने। उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। 2014 में राहुल गांधी ने अशोक तंवर को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन 2019 के असेंबली इलेक्शन में टिकट बंटवारे से नाराज होकर तंवर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तब अशोक तंवर ने कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। 2021 में अशोक तंवर ने अपनी पार्टी बनाई, कामयाब नहीं हुए तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर 6 महीने बाद वो आम आदमी पार्टी में चले गए और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने सिटिंग एमपी सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर अशोक तंवर को सिरसा से कुमारी शैलजा के खिलाफ मैदान में उतारा, लेकिन अशोक तंवर 2.5 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव हारे। 5 महीने बाद आज फिर कांग्रेस में पहुंच गए, जो कुमारी शैलजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बीजेपी के नेता अनिल विज ने अशोक तंवर को प्रवासी पंछी बताया। कहा प्रवासी पक्षियों के न आने से फर्क पड़ता है न जाने से। ये राजनीति में ना कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, वो डाल डाल पे फुदकते रहते हैं। उनका अपना कोई घर नहीं होता, वो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, ये उसी प्रवृत्ति के आदमी। नोट करने वाली बात यह कि जिस वक्त हरियाणा में अशोक तंवर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे, उस वक्त कुमारी शैलजा दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ मीटिंग कर रही थी। कुमारी शैलजा दलित नेता हैं। अशोक तंवर भी दलित समाज से आते हैं। कुमारी शैलजा ने अशोक तंवर को चुनाव में हराया था, इसलिए अशोक तंवर का कांग्रेस में आना कुमारी शैलजा को अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन उन्होंने इस बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं है। सोनिया गांधी से आज उनकी क्या बात हुई, इस पर भी कुमारी शैलजा ने कुछ नहीं बताया। वो 10 जनपद से निकली और मीडिया से बात किए बगैर निकल गई। हरियाणा में आज केजरीवाल की पार्टी को भी झटका लगा। हरियाणा के नीलोखेड़ी असेंबली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमर सिंह ने वोटिंग से 2 दिन पहले पाला बदल लिया। अमर सिंह ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। प्रताप सिंह बाजवा ने अमर सिंह को कांग्रेस की मेंबरशिप दिलवाई। अमर सिंह ने कहा कि अगर वो चुनाव मैदान में डटे रहते तो बीजेपी को फायदा मिलता, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए मैदान छोड़ा, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को समझते हैं कि उनकी पार्टी यहां विधानसभा का चुनाव सिर्फ औपचारिकता पूरा करने के लिए लड़ रही है। हालांकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की लोकल यूनिट ने काफी तैयारी की थी, लेकिन 2 बड़ी बातें हुई। एक तो कांग्रेस ने अलायंस की बात को काफी दिन तक लटकाए रखा,
जब तक ये ऐलान हुआ कि कांग्रेस के साथ समझौता नहीं होगा, तब तक आम आदमी पार्टी के लिए काफी देर हो चुकी थी। वैसे भी केजरीवाल का लार्जर इंटरेस्ट कांग्रेस के साथ नेशनल लेवल पर अलायंस बनाए रखने में है। हरियाणा के पूरे चुनाव में जब जब उन्होंने कैंपेन किया तो उनका फोकस बीजेपी पर ही था। नेशनल लेवल पर भी केजरीवाल अपना निशाना बीजेपी पर ही रखना चाहते हैं। बीजेपी के चक्कर में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, बड़े शौक से बनाया अपना नया घर भी छोड़ा। वो नवरात्र के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और आज उन्होंने अपना दूसरा घर फाइनल भी कर लिया। अब अरविंद केजरीवाल फिरोजशाह रोड पर 5 नंबर बंगले में रहेंगे। यह घर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर अशोक मित्तल को अलॉटेड है। अशोक मित्तल पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर हैं। उन्हें राज्यसभा का मेंबर होने के नाते फिरोजशाह रोड पर यह सरकारी घर अलॉट हुआ। वो इस बंगले में रहते नहीं हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री आवास खाली करना पड़ा, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल कल अशोक मित्तल के सरकारी घर में शिफ्ट कर जाएंगे। इस घर के ठीक पीछे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और यह इलाका नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आता है। केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। सिसोदिया अब पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर हरभजन सिंह के सरकारी बंगले में रहेंगे। आज मनीष ने अपने परिवार के साथ नए घर में पूजा पाठ भी किया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था उस समय पितृपक्ष चल रहा था। अब नवरात्र शुरू हो गए हैं, इसलिए वो नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से निकलते ही अनाउंस किया कि मैं तब तक मुख्यमंत्री के पद पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता की अदालत में मैं इस अग्नि परीक्षा को ना पास कर लूं। और उस समय उन्होंने बोला था श्राद्ध चल रहे हैं, जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे मैं एक नए आवास पे शिफ्ट होऊंगा। बहुत सारे लोगों ने उनको न्योता भी दिया और हमारी पार्टी के जो सांसद हैं, जो इस पार्टी मुख्यालय के नज़दीक ही रहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी की जो अपनी विधानसभा है उसमें उनका आवास है, तो उन्होंने उनको न्योता दिया। अब वो अशोक मित्तल जी के साथ उनके आवास पे उनका परिवार रहेगा और वो फिरोजशाह रोड 5 नंबर मकान है। इसके बाद अशोक मित्तल सामने आए। उन्होंने कहा, जिन पार्टी के तमाम नेताओं ने केजरीवाल को ऑफर किया कि वो घर पर रहें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनकी बात नहीं सुनी और अशोक मित्तल ने कहा उनका घर चुना। ये उनके लिए काफ़ी खुशी की बात है। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब कुछ दिन पहले अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तो मुझे कुछ समय बाद पता लगा कि उनके पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। फिर मैंने उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे पास, मेरे दिल्ली के घर में मेरे मेहमान के तौर पे आके रहिएगा। अब मुझे पता लगा और खुशी हुई मुझे ये पता लगने पर कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे घर का चुनाव किया है और मेरे साथ रहने का फैसला किया है जब तक कि उनको कोई और घर नहीं मिल जाता। चूंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों अपनी अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के सरकारी घर पर रहने जा रहे हैं, बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, केजरीवाल और सिसोदिया की कुर्सी चली गई लेकिन वो सरकारी बंगले का मोह नहीं छोड़ पा रहे। चुनाव आ गया तो अरविंद केजरीवाल जी की नौटंकियां भी शुरू हो गई। अभी कह रहे हैं कि मैं कल शिफ्ट कर रहा हूं, शीश महल को खाली करने जा रहा हूं, और नौटंकी कर रहे हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास घर नहीं है। लेकिन ऐसे में भी सरकारी बंगले का मोह नहीं छोड़ रहे। ना मनीष सिसोदिया जी सरकारी बंगले का मोह छोड़ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी। दोनों ही सरकारी बंगलों में अपने आप को शिफ्ट करने जा रहे हैं और बता लोगों को ये रहे हैं कि देखिए हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं है। चुनाव आ गया तो आपने फिर से मुखौटा पहन लिया, लेकिन दिल्ली के लोग अब समझदार हो चुके हैं। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के एमपी के घर में शिफ्ट किया है। इससे किसी के पेट में दर्द तो नहीं होना चाहिए। बीजेपी को तो खुश होना चाहिए। उन्हें यह कहने का मौका मिला कि केजरीवाल सिसोदिया अब बड़े घर में रहने के आदी हो गए हैं, वो अब छोटे घर में नहीं रह सकते। अशोक मित्तल जिन्होंने अपना घर केजरीवाल को दिया है, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने लिए कहीं भी घर ले सकते हैं। प्रॉब्लम हरभजन को होगी जिनके घर पर मनीष सिसोदिया चले गए, क्योंकि हरभजन के पास दिल्ली में अपना कोई दूसरा घर नहीं है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की।
कर्नाटक में कांग्रेस के एक मंत्री का बयान महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा इशू बन गया। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने कह दिया कि वीर सावरकर गोमांस खाते थे। सावरकर गो हत्या के विरोधी नहीं थे। दिनेश गुंडूराव ने कहा कि सावरकर तो खुलकर मांस खाने की वकालत करते थे। असल में दिनेश गुंडूराव नाथुराम गॉडसे पर एक किताब के विमोचन समारोह में शामिल हुए थे। इस प्रोग्राम में दिनेश गुंडूराव ने सावरकर को बीफ खाने वाला ब्राह्मण और जिन्ना को सच्चा सेक्युलर बताया। एक सावरकर और मांस तिंता इद्दरु चित्पावन ब्राह्मण बट ही वाज अ नॉन वेज ईटर एंड ही वाज नॉट अगेंस्ट। सावरकर चित्पावन ब्राह्मण थे, लेकिन वो गोवध के खिलाफ नहीं थे। वो नॉनवेज खाते थे। उस नजरिए से वो आधुनिकतावादी थे। उनकी कट्टरपंथी सोच जरूर थी, लेकिन दूसरी तरफ वो एक मॉडर्निस्ट भी थे। बहुत से लोग कहते हैं कि वो बीफ भी खाते थे, लेकिन एक ब्राह्मण होने के बावजूद यकीनन वो मांस खाते थे और खुलकर मांस खाने की वकालत करते थे। लेकिन गांधी जी वेजिटेरियन थे और उनकी हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी। हालांकि गांधी के काम करने का तरीका अलग था। वो लोकतांत्रिक विचारों वाले इंसान थे। वहीं दूसरी तरफ जिन्ना थे। जिन्ना इस्लाम के कट्टर अनुयायी नहीं थे। जिन्ना वाइन भी पीते थे और लोग कहते हैं कि वो शायद सुअर का मांस भी खाते थे। फिर भी जिन्ना मुसलमानों के हीरो बन गए। वो कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन सावरकर कट्टरपंथी थे। जिन्ना ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया क्योंकि वो राष्ट्रपति या शायद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जिन्ना की सोच सेक्युलर थी। दिनेश गुंडूराव के बयान पर रिएक्शन महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वीर सावरकर के बारे में इस तरह की गलत बातें कहना ठीक नहीं है। पहले ये काम राहुल गांधी कर रहे थे, अब कांग्रेस के दूसरे नेता उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। ये लोग जो है, इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना, ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास लोग। इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए क्या वो कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर के बयान से सहमत हैं। संजय निरुपम ने कहा जिस तरह कांग्रेस के नेता बार बार वीर सावरकर का अपमान करते हैं और उद्धव ठाकरे खामोशी से तमाशा देखते हैं, उससे साफ है कि उद्धव ने सत्ता के लालच में बाला साहब के विचारों को दफन कर दिया। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने इस देश के स्वतंत्र वीर सावरकर साहब के खिलाफ बहुत ही नीचे स्तर की टिप्पणी की है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सावरकर जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वो एकदम निंदनीय है, उनका अपमान है। मैं पहला सवाल तो मैं उबाठा से पूछना चाहता हूं कि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के मंत्री सावरकर का जिस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, ऐसे सावरकर जी के अपमान को बर्दाश्त करते हैं क्या? क्या कांग्रेस से वो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं कि सावरकर जी का अपमान करना कांग्रेस बंद करे? सावरकर जी भारत के आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उनका जो योगदान है वो अमूल्य है। ऐसे महापुरुष के ऊपर बार बार कांग्रेस की तरफ से जो अपमानजनक टिप्पणी होती है वो निश्चित तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं कांग्रेस को बता देना चाहता हूं, उनको धमकी देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लोग सावरकर जी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और बार बार अगर यूं ही सावरकर जी का अपमान करते रहे तो एक दिन पूरी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र के लोग जमीन के अंदर गाड़ देंगे। सावरकर के मसले पर जब आदित्य ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल बात की। आदित्य ठाकरे ने कहा पहले किसने क्या किया, किसने क्या कहा, इस पर बात करने का वक्त नहीं है। भूत के बजाय भविष्य को देखना चाहिए। मुझे लगता है ये बातें अभी करने फिजूल की बातें हैं। सारे जो महापुरुष थे उन्होंने जो अपना काम किया है वो करके दिखाया है। अब वो हमारे और देख रहे होंगे ऊपर से कि हम क्या कर रहे हैं इस देश के लिए, हम कौन सी राह अपना रहे हैं।
और मुझे लगता है कि भूतकाल में रहने से अच्छा है भविष्य को देखें और वर्तमान को देखें, वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं उस पर बात किए तो अच्छा है। भाजपा हमें कोई हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाली पार्टी नहीं है। पहले वो ये जवाब दे कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसी बांग्लादेश के साथ हम क्रिकेट कैसे खेलते हैं, और फिर बाकी का वो सवाल पूछे। लेकिन इस मुद्दे पर वीर सावरकर के परिवार वालों ने कांग्रेस को कोर्ट में घसीटने की चेतावनी दी है। वीर सावरकर के ग्रैंडसन रणजीत सावरकर ने कहा, महाराष्ट्र के चुनाव करीब हैं तो कांग्रेस अंग्रेजों की तरह हिंदुओं को बांटने में जुट गई है। रणजीत सावरकर ने कहा वो इस बयान के खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे। सरासर झूठ बयान है और ये कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे। सावरकर जी एक गोरक्षा अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, तो ये अत्यंत सरासर झूठ बात है और इसके विरुद्ध हम केस करने वाले हैं। अभी दूसरी बात है कि राहुल गांधी, आज तक राहुल गांधी ये स्टेटमेंट करते थे, राहुल गांधी के ऊपर पुणे में एक केस हुई, समन्स निकला है, नासिक में केस हुई, वहीं पे भी वही हुआ है, और मैंने मुंबई में केस की थी 2 साल पहले, अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया, अभी यहाँ पे भी मुझे अपेक्षा है कि उनके समन्स निकलेगा। तो राहुल गांधी आज बोल नहीं पा रहे, इसलिए नए नए चेहरे लाके ये इलेक्शन केस में एक तो सावरकर जी की बदनामी करे और जातीयवाद के ऊपर आज वोटर्स को डिवाइड करने के लिए ब्राह्मणेतरवाद आज फिर से महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है। कांग्रेस ने अपना जातिवादी चेहरा आज खुला कर दिया है। वो डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिशों की पॉलिसी यहाँ चलाना चाहते हैं, ये हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। 2 साल पहले तक अंबानी अडानी की तरह सावरकर भी राहुल गांधी का फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। वो वीर सावरकर को कायर और देशद्रोही साबित करने पर तुले हुए थे। कुछ कोर्ट में केसेस हुए, फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस हुआ, तब सावरकर के लिए अपमानजनक शब्द कहना राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि इस अलायंस को सूट नहीं करता था। लेकिन आज गुंडू राव ने पुराने जख्मों को कुरेद दिया और बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को बैठे बिठाए एक इशू दे दिया। इससे सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हुई, उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। आज से पूरे देश में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। जगह जगह दुर्गा पूजा के पंडाल सजाए जा रहे हैं, देवी दुर्गा की आराधना हो रही है। लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगा दी है। बांग्लादेश में मां दुर्गा की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को दुर्गा पंडाल लगाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हालात ये हैं कि अपने घरों और मंदिरों में रखने के लिए जो देवी दुर्गा की मूर्तियां बनाई जा रही थी, उन्हें भी कट्टरपंथियों ने तोड़ डाला। असल में कट्टरपंथियों ने दुर्गा पंडाल लगाने वाले आयोजकों को धमकी दी थी कि अगर पूजा पंडाल लगाना है तो 5 लाख टका टैक्स देना होगा। अगर पैसा दिए बगैर पंडाल लगाया, मूर्ति स्थापित की तो अंजाम बुरा होगा। आयोजन समितियां पैसा नहीं दे पाईं, लेकिन आयोजन समितियों ने कई शहरों में चुपके चुपके मंदिर में स्थापित करने के लिए दुर्गा की प्रतिमाएं बनवाई। इसकी खबर कट्टरपंथियों को लग गई और इसके बाद मूर्तियां बनाने वालों पर हमले किए गए। बांग्लादेश के किशोरगंज, कोमिला और नरेल जिलों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं खंडित की गई और कट्टरपंथी मुसलमानों ने देवी मां की टूटी हुई मूर्तियों की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके हिंदू समाज को धमकियां दी। इसी तरह किशोरगंज की सदर तहसील में भी मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा की तैयारियों में बाधा डाली, मां दुर्गा की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। ऐसी एक और घटना बांग्लादेश के नरेल जिले में भी हुई। नरेल की मीरापाड़ा सर्वजनीन दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही थी। अभी मूर्तियों को रंगने का काम बाकी था कि मुस्लिम कट्टरपंथियों ने वहां पहुंचकर मूर्तियां तोड़ डाली और आयोजकों को दुर्गा पूजा से बाज आने की धमकी दी। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दुर्गा पूजा साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है। वो साल भर इसकी तैयारी करते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन नवरात्र के पहले दिन दुर्गा पूजा के मौके पर कट्टरपंथियों ने देवी मां की मूर्तियों को तोड़ डाला। इससे हिंदुओं के दिल पर क्या बीती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बांग्लादेश के हिंदुओं ने भारत सरकार से मदद की अपील की है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस इशू पर बांग्लादेश की सरकार के साथ सख्ती से बात करनी चाहिए। आज ये भी खबर आई कि बांग्लादेश ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और यूएन से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है।
ईरान के मिसाइल अटैक के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। आज इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत में 3 बार बमबारी की। हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले एक हॉस्पिटल में इजराइल के हमले में 6 लोग मारे गए। बेरूत के अलावा इजराइल ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ों पर भी हमला किया। आज इजराइल के अटैक में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। इजराइल ने साफ किया कि हिजबुल्लाह का सफाया होने तक लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। इजराइल ने 17 सितंबर को लेबनान में ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इसके बाद से अब तक इजराइल की बमबारी में 2000 लोग मारे गए हैं। लाखों लोग लेबनान छोड़कर भाग निकले हैं। पिछले 2 दिनों में इजरायली आर्मी को भी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के अटैक में इजराइल के 8 सैनिकों की मौत हो गई। इजराइल और ईरान की जंग का जिक्र इस बार आपकी अदालत में भी हुआ। इस हफ्ते आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो 32 साल कांग्रेस में रहे, अब नरेंद्र मोदी के एडमायरर बन गए हैं। उन्होंने नसरुल्लाह की मौत पर भारत में विपक्ष के नेताओं की उदासी को इशू बनाया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कहा उसकी एक झलक मैं आपको अभी दिखा देता हूं। अभी एक हिजबुल्लाह का जो सरगना था नसरुल्लाह मारा गया, सारा विपक्ष मातम में है, जैसे इनका रिश्तेदार हो। अब सवाल उठता है, और इनकी छोड़िए, आप राहुल गांधी जी से एक बार कहिए कि जय श्री राम का नारा लगा दें। आप जो सजा कहेंगे मैं भुगतने को तैयार। कहिए, आप कहिए ओवैसी से कि भारत माता की जय का नारा लगा दें। आप जो सजा कहेंगे मैं भुगतने को तैयार। और माफ करना, ये कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, माफ करना, आई एम सॉरी टू से। इस्लाम नहीं कहता, इस्लाम तो कहता है कि मां के कदमों में जन्नत है। जो इस्लाम कहता है मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? हा? भारत माता की जय का नारा नहीं लगाऊंगा क्योंकि इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ये ओवैसी साहब का बयान है। लेकिन संसद के अंदर पैलेस्टाइन की जय बोल सकते हैं, तो इस्लाम खतरे में नहीं आया। ये दोहरा मापदंड है। इसलिए रजत जी मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान, भारत, ये भारत की भूमि 1000 साल तक गुलाम रही। 1000 साल तक इस भारत पे मुगलों ने और अंग्रेजों ने राज किया। ये भारत गुलाम इसलिए नहीं रहा कि बाबर बड़ा बहादुर था, तैमूर लंग बड़ा बहादुर था, चंगेज खां बहुत बहादुर था, महमूद गजनी बहुत बहादुर था। ये भारत इसलिए गुलाम रहा, इस भारत में जयचंद मौजूद थे। आपकी अदालत में आचार्य प्रमोद कृष्णम का जोश देखने वाला था। उन्होंने सनातन धर्म की बात की, भारत माता की जय के नारे लगाए और फिर यह बताया कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गीत क्यों गाते हैं, नबी को अपना क्यों बताते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा था आचार्य प्रमोद कृष्णम की जवानी के किस्सों का। आपकी अदालत में आचार्य जी की जवानी के राज खुले। वो हीरो बनने मुंबई गए थे, फिर वहां उन्होंने गाने लिखे। बाद में उनके आश्रम में भी हेमा मालिनी, रति अग्निहोत्री और पद्मिनी कोल्हापुरे जैसी अभिनेत्रियों को बुलाया गया। एक बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मोनिका बेदी को इनवाइट किया। आपकी अदालत में उनसे इन सारी बातों पर सफाई मांगी गई। पूरा मुकदमा आप देख पाएंगे शनिवार को रात 10 बजे। जब हेमा मालिनी जी आपके आश्रम में आती हैं तो किस नजर से देखते हैं? मेरे लिए हेमा मालिनी हो या मोनिका बेदी हो, मैं इन सब में देवी का दर्शन करता हूं। मोनिका बेदी को देवी मान के नमस्ते कहने वाले आप अकेली दुनिया में होंगे। मोनिका बेदी को मोनिका बेदी होने का प्रिविलेज मत दो, लेकिन मोनिका बेदी को मोनिका बेदी होने की सजा भी मत दो। मैंने सुना है कि राधे माँ को लोगों की गोद में बैठना भी आपने सिखाया। धर्मगुरु और राजनेता आचार्य प्रमोद कृष्णम आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे